नमस्कार दोस्तों, जैनित इंस्टीट्यूट की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। एक बार फिर से आप हमारे YouTube चैनल नौकरी अड्डा विद हिमांशु पर बहुत ही उम्मीद के साथ आए हैं। दोस्तों, आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो CTET का इस समय का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है। लगातार आप पिछले एग्जाम में देखिए, उससे पिछले एग्जाम में देखिए, लगातार आपको 5 से 7 क्वेश्चन तक भी इसी टॉपिक के नजर आते हैं। तो दोस्तों, आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं उसमें मैं किसी पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में बात न करके आपको छोटे छोटे कंसेप्ट बताने की कोशिश करूंगा। तो दोस्तों, छोटे छोटे कंसेप्ट क्या है? सबसे पहले आज हम बात करेंगे दोस्तों अनुकूलन। काय की बात करेंगे? अनुकूलन की। अनुकूलन क्या है दोस्तों? ये प्रवृत्ति बालक में जन्मजात होती है, यानी कि जब हम पैदा हुए तभी हमारे अंदर अनुकूलन की प्रवृत्ति लेकर हम पैदा हुए। इसका अर्थ होता है वातावरण के साथ सामंजस्य, मतलब एडजस्टमेंट। यानी कि दोस्तों, प्रत्येक बच्चा जन्म से ही एक क्वालिटी लेके पैदा होता है और उस क्वालिटी का नाम क्या है? एडजस्टमेंट। इसे भी बोलते हैं अनुकूलन। तो आज के बाद अगर कोई आपसे पूछ ले कि अनुकूलन क्या होता है, तो आपको पता होना चाहिए कि जिस वातावरण में हम रह रहे हैं, जिस एटमॉस्फेयर में हम रह रहे हैं, उसके साथ सामंजस्य स्थापित करना, उसके साथ तालमेल बैठाना क्या कहलाता है दोस्तों? अनुकूलन। अब अनुकूलन के दो पार्ट हैं, एक है आत्मसातकरण और एक है समायोजन। दोनों मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, दोनों एग्जाम में हर साल क्वेश्चन देते ही देते हैं। तो अगर मैं बात करूं आत्मसातकरण, मैं आपको एक एग्जाम्पल समझाता हूं। आप पूर्व स्थापित प्रतिरूप के आधार पर एक एग्जाम्पल समझिए। जैसे सपोज करो आप सुबह रोज 9 बजे सोकर उठते हो। कितने बजे उठते हो बेटा? 9 बजे। अब जब आप 9 बजे सोकर उठते हो, आप किसी रिश्तेदार के यहाँ गए। जिस रिश्तेदार के यहाँ आप रहने के लिए गए, उनकी पूरी फैमिली में लोग सुबह 5 बजे सोकर उठते हैं। अब आप वहां चले गए, लेकिन जो रिश्तेदार है उन्हें आपसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको भी 9 बजे उठने में वहां शर्म महसूस नहीं हो रही, आपकी उनके साथ बड़ी अच्छी निकटता है, आप वहां जाकर भी सुबह 9 बजे उठ रहे हो और उनके साथ फैमिली में अच्छे से तालमेल बनाकर रह रहे हो। तो ये क्या है दोस्तों? आत्मसातकरण। मतलब जब मैं जहां जाऊं और मुझे अपने किसी व्यवहार में परिवर्तन भी ना करना पड़े और मैं उसके साथ, जहां मैं गया हूं उस वातावरण के साथ एडजस्टमेंट कर लूं, तो ये क्या कहलाता है? आत्मसातकरण। ध्यान से सुनना बेटा, जब कोई बालक नई परिस्थितियों में होता है तब वह पूर्व स्थापित प्रतिरूप के आधार पर, यानी कि जो उसके पहले कंसेप्ट है, जो उसकी पहली आदतें हैं, पर व्यवहार करता है। और अगर यह व्यवहार सफल हो जाता है, मतलब एडजस्टमेंट उसी व्यवहार के आधार पर हो जाता है, तो वह उसमें कोई परिवर्तन नहीं लाएगा और यही क्या कहलाएगा? आत्मसातकरण। बताओ बेटा, समझ में आया कि नहीं आया? तो मेरे दोस्त, आज की क्लास में क्या पढ़ रहे हैं आप? अनुकूलन। अनुकूलन, एडजस्टमेंट। और अनुकूलन कितने प्रकार का? 2। एक कौन सा? आत्मसातकरण। और एक कौन सा? समायोजन। अब बात करते हैं समायोजन की। नवीन परिस्थितियों में, नई परिस्थितियों में पूर्व में किए गए व्यवहार का प्रयोग कर यदि सामंजस्य स्थापित नहीं हो रहा है तो बालक को व्यवहार में परिवर्तन करना पड़ता है। इसे ही समायोजन कहते हैं। इसी एग्जाम्पल पे दोबारा आता हूं। अब सपोज करो आप किसी के यहां रहने के लिए गए। अब वहां सब लोग सुबह 5 बजे उठ रहे, आप 9 बजे उठ रहे। उन्हें बड़ा अजीब लगा, उन्हें कहा यार ये तो 9 बजे तक नेस्ती फैला के रखता है, ये तो बड़ी दिक्कत वाली बात है। आपको शर्म महसूस हुई, आपको अपने व्यवहार में परिवर्तन करना पड़ेगा। आप अगले दिन सुबह 5 बजे का अलार्म लगा के किस टाइम उठोगे? 5 बजे उठोगे, क्योंकि आपको उनके साथ क्या करना? एडजस्टमेंट करना। तो अगर आप एडजस्टमेंट होने के लिए अपने पुराने व्यवहार में परिवर्तन कर रहे हो, तो ये क्या कर रहे हो आप? समायोजन। और अगर आप कहीं नए वातावरण में एडजस्ट होने के लिए अपनी पुरानी आदतों और पुराने व्यवहार में परिवर्तन नहीं कर रहे, फिर भी एडजस्ट हो रहे हो, तो ये क्या है? आत्मसातकरण। बताओ बेटा, 3 टॉपिक मैंने आज आपको समझाए, जिसके लगातार क्वेश्चन आपको मिलते रहे होंगे लास्ट ईयर के एग्जाम में, इस वाले एग्जाम में भी मिलेंगे। पहला है अनुकूलन। अनुकूलन 2 प्रकार का है, आत्मसातकरण और समायोजन। बताओ बेटा, समझ में आया कि नहीं आया? नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं अब दोस्तों।
चलिए दोस्तों, अब शुरू करते हैं नया टॉपिक है आत्मसात्करण के बाद, समायोजन के बाद साम्य धारण। मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है दोस्तों ये भी। कई बार एग्जाम में आता है साम्य धारण, आपको इसका मीनिंग ही समझ में नहीं आता कि सर साम्य धारण होता क्या है। कंफ्यूज हो गए जब ऑप्शन में साम्य धारण आया। तो मैं आपको बता दूं, देखो जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल दिया अभी, उस एग्जांपल में मैंने कहा कि भाई रिश्तेदार के यहाँ गए, किसी के यहाँ, उसने कहा कि सुबह 5 बजे उठना है। अगर मैं 5 बजे उठ रहा हूं तो मैं समायोजन कर रहा हूं। अगर मैं अपने ही टाइम से उठ रहा हूं 9 बजे तो मैं आत्मसात्करण कर रहा हूं। सपोज करो ना आप 9 बजे उठो और ना आप सुबह 5 बजे उठो, आप बीच का कोई टाइम ले लो 7 बजे, ना उन्हें दिक्कत हो ना आपको दिक्कत हो। बस यही दोस्तों क्या कहलाता है, साम्य धारण। क्या कहलाता है, साम्य धारण। जब बालक न तो आत्मसात्करण द्वारा ही, एडजस्टमेंट द्वारा, ना ही समायोजन द्वारा अनुकूलन स्थापित कर पाता है, ना तो आत्मसात्करण के द्वारा, ना ही एडजस्टमेंट समायोजन के द्वारा अनुकूलन स्थापित कर पाता है, तब वह आत्मसात्करण वह समायोजन के बीच संतुलन स्थापित करता है। और इस प्रक्रिया को ही क्या कहते हैं, साम्य धारण। क्या कहते हैं, साम्य धारण। अब ये क्वेश्चन आ गया आपके पास, आत्मसात्करण और समायोजन के बीच की कड़ी को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं, साम्य धारण। जो दोनों के बीच का रास्ता हो, यानी कि जहां पर किसी को भी कोई दिक्कत ना हो। वो कौन कैसा टॉपिक है दोस्तों, साम्य धारण। समझ में आया ना? कोई दिक्कत हो दोस्तों बताना, कमेंट सेक्शन में बता देना एक बार अगर किसी को कोई दिक्कत आती है। चलिए दोस्तों नए टॉपिक पे चलते हैं। क्या, संरक्षण। क्या टॉपिक का नाम है दोस्तों, संरक्षण। ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा बालक में एक तरफ वातावरण के परिवर्तन तथा स्थिरता में अंतर करने की क्षमता और दूसरी तरफ वस्तु के रंग रूप में परिवर्तन, उसके तत्व में परिवर्तन के बीच अंतर करने की क्षमता विकसित होती है। संरक्षण का मतलब एक तरीके से क्या है दोस्तों, जब बालक बड़ा होता है तो धीरे धीरे उसे समझ में आता वातावरण के परिवर्तन, सर्दी गर्मी, स्थिरता, कितने मतलब सर्दी रुकी है, गर्मी रुकी है, अभी गर्मी चल रही तो गर्मी ही चलती रहेगी। और दूसरी तरफ वस्तु के रंग रूप में परिवर्तन, कैसे कच्चा आम हरा है, कैसे वो पककर पीला होगा, अगर पीला है तो वो पका हुआ है, हरा है तो कच्चा है, उसके तत्व में परिवर्तन के बीच जो अंतर करने की क्षमता विकसित होती है उसे क्या कहते हैं, संरक्षण। यानी कि जब बच्चे का दिमाग धीरे धीरे बड़ा होता है तो ऑटोमेटिक उसमें कौन सी क्षमता आ जाती है, संरक्षण में। समझ लो एक तरीके से सही गलत का ज्ञान ही क्या कहलाता है, संरक्षण। अब बात करते हैं विकेंद्रण। लास्ट ईयर भी आई थिंक इसका क्वेश्चन एग्जाम में था, मोस्ट इंपोर्टेंट है विकेंद्रण। यह है यथार्थ चिंतन। यथार्थ चिंतन, ये जो चिंतन है दोस्तों, यह तर्क के आधार पर हो सकता है। जो आपके सामने चल रहा है या आपकी कोई तर्क है उसके आधार पर यथार्थ चिंतन से संबंधित है, जो हम सोचते हैं। बालक किसी समस्या के समाधान के संबंध में किस सीमा तक सोच विचार सकता है उसे विकेंद्रण कहते हैं। सर बात मुझे समझ में नहीं आई। अब सपोज करो दोस्तों, जब बच्चा छोटा होता है तो आप कहते हैं ना इसकी तो सोच बच्चों जैसी है, तो उसकी सोच बच्चों जैसी होती है। सपोज करो अगर कोई 5 साल का बच्चा है, उससे पूछा जाए कि अगर टाइगर सामने आए तो क्या करेगा, तो जाहिर सी बात है क्या करेगा कि टाइगर मेरे सामने आए मैं भाग जाऊंगा, मैं बच जाऊंगा। लेकिन जैसे जैसे बच्चा बड़ा होगा तो क्या कहेगा, अगर मैं टाइगर के सामने आ गया तो भी नहीं बच पाऊंगा क्योंकि टाइगर मुझसे तेज दौड़ेगा। तो इसका मतलब जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है उसकी सोच भी वैसे वैसे बड़ी होती है। यही विकेंद्रण है, यथार्थ चिंतन से संबंधित है। बालक किसी समस्या के समाधान के संबंध में किस सीमा तक, बड़ी सीमा तक सोच विचार सकता है। शुरुआत में बालक आत्म केंद्रित मतलब बच्चे जैसी सोच, सिर्फ अपने बारे में सोचना, आत्म केंद्रित ढंग से सोचता है, किंतु बाद में उम्र बढ़ने पर बालक विकेंद्रण ढंग से सोचने लगता, मतलब बड़ी सोच। कैसी हो जाती है, बड़ी सोच। आपने देखा जो बच्चे की सोच है और एक बड़ों की सोच है, दोनों में अंतर है ना। मैच्योरिटी लेवल जैसे जैसे बढ़ता है, समझ लो बच्चे की सोच का क्या होता है, विकेंद्रण। यानी कि एक छोटा बच्चा जो है उसकी सोच आत्म केंद्रित होगी, पर जैसे जैसे बच्चा बड़ा होगा उसकी सोच किसकी तरफ बढ़ेगी, विकेंद्रण की। तो मैं देसी भाषा में विकेंद्रण को क्या कह सकता हूं, सोच का बड़ा होना, सोच का फैलाव क्या कहलाता है, विकेंद्रण। जब मैं किसी भी
टॉपिक के बारे में चारों तरफ से सोचता हूं, उसके अच्छे बुरे के बारे में, हर चीज के बारे में अनुमान लगा लेता हूं, तो यानी कि मेरी सोच का क्या हो गया, विकेंद्र। और जब मैं सिर्फ एक ही पक्ष को सोच पाता हूं, सिर्फ अपने ही बारे में सोचता हूं, तो इसका मतलब मेरी सोच क्या है, आत्म केंद्रित। बताओ दोस्तों, कौन सा टॉपिक, कौन सा पॉइंट आपको समझ में नहीं आया? जो सा पॉइंट आपको समझ में नहीं आया तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताना दोस्तों। और इस वीडियो को इसी तरीके से आगे लाइक शेयर जो भी कर सकते हैं आप करते रहना। मैं कोशिश करूंगा कि सीटेट के जितने महत्वपूर्ण टॉपिक है वो सब आपको इसी तरीके से प्रोवाइड कराने की कोशिश मेरी जारी रहेगी दोस्तों। स्कीम्स टॉपिक है दोस्तों, स्कीम्स। जब ये स्कीम्स एग्जाम में आता है तो सारी स्कीम फेल कर देता है। मतलब ये टॉपिक स्कीम इतना खतरनाक है कि इसमें यही नहीं समझ में आता कि कहना क्या चाहता है, और जबकि इतना आसान है अगर अच्छे से पढ़ के जाओ। स्कीम क्या है? व्यवहार के संगठित पैटर्न जिसे बार बार दोहराया जाता है, स्कीम्स कहलाता है दोस्तों। जैसे आपने मोटरसाइकिल चलानी सीखी, तो सबसे पहले आपने मोटरसाइकिल कैसे चलानी सीखी? बड़े ध्यान से, ना इधर देखा ना इधर देखा, सामने एकदम। पर जैसे ही आपने 1 महीना मोटरसाइकिल चला ली, उसके बाद आप मोटरसाइकिल ऐसे आराम से चला सकते हैं। यानी कि शुरुआत में काम करते हैं हम ध्यान से, लेकिन फिर उसे ध्यान से करते करते दोहराते दोहराते हम उसमें क्या हो जाते हैं, परफेक्ट। और जब हम परफेक्ट हो जाते हैं उसी को हम स्कीम्स कहते हैं। क्या कहते हैं? स्कीम। मैंने बहुत बढ़िया एग्जांपल देने की कोशिश करी। व्यवहार के संगठित पैटर्न, संगठित पैटर्न का मतलब प्रैक्टिस, बार 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 बार, जिसे बार बार दोहराया जाता है, स्कीम्स कहलाता है। जैसे एक बालक स्कूल जाना शुरू करता है तो बड़े ध्यान से जूते के फीते बांधता है, कुछ दिन बाद उसका ध्यान कहीं भी हो, वो जूते के फीते अच्छे से बांध लेता है। अतः उसका व्यवहार इतना संगठित रूप में हो चुका है कि वह उस कार्य को आसानी से संपादित कर देता है। तो इसका मतलब स्कीम्स क्या है दोस्तों? आपकी प्रैक्टिस, व्यवहार का संगठन है। क्या है दोस्तों? व्यवहार का संगठन। यानी कि एक काम को दोहराते दोहराते हमारा उस पर इतना अधिकार हो गया कि हमें उसे काम को करने में फिर इधर उधर ध्यान देने की जरूरत नहीं भी अगर हम उस काम पे ध्यान दे रहे, चारों तरफ देख रहे, तब भी उस काम को हम आसानी से कर सकते हैं। इसे क्या नाम दिया गया दोस्तों? स्कीम्स। समझ में आया? कोई दिक्कत हो तो मुझे बताएं दोस्तों कमेंट करके। स्कीमा की बात करते हैं दोस्तों। काहे की बात करते हैं? स्कीमा। बहुत सुना होगा आपने क्वेश्चन स्कीमा के बारे में। इस बार भी आपने जो क्वेश्चन सीटेट में देखा था, मैंने उसे एग्जांपल में रखने की कोशिश करी है। सर स्कीमा होता क्या, थोड़ा बताइए। स्कीमा वो होता है दोस्तों जो कंसेप्ट हमने अपने माइंड में डेवलप कर लिया और फिर उसी कंसेप्ट के आधार पर हम सबको जोड़ने की कोशिश करें, उसे स्कीमा कहते हैं। क्या कहते हैं? स्कीमा। देखो, बालक के मस्तिष्क में जो चीजें पहले से जमा होती हैं, जो कंसेप्ट उसका पहले बन चुका है, तथा बालक पहले से मस्तिष्क में उपस्थित चीजों का उपयोग करके विषय वस्तु के प्रति जो धारणा बनाता है, उसे स्कीमा कहते हैं। यानी कि मेरे दिमाग में कंसेप्ट है। क्या कंसेप्ट है? कि ये जो चल रहा है, ये पेन है, ये दिमाग में पहले से ही है। अब मेरे हाथ में कोई पेंसिल आ जाए तो उस पेंसिल को भी अगर पेन कहने लगूं तो बस ये क्या है? स्कीमा है। यानी कि मेरे दिमाग में जो पहले से चीजें हैं, उसी के आधार पर मैंने किसी दूसरी वस्तु के प्रति जो धारणा बनाई, उसे स्कीमा कहते हैं। परफेक्ट एग्जांपल है दोस्तों, ये सीटेट का क्वेश्चन है। एक दिन एक बालक एक पक्षी को देखता है, उड़ता हुए पक्षी को देखता है बालक। अपने पापा से कहता है, पापा ये क्या है? पापा बताते हैं कौवा है। पक्षी को पापा क्या कहते हैं? कौवा है। अगले दिन बालक कबूतर को देखता है तो उसे कौवा कहकर बुलाता है। ये स्कीमा है। मतलब एक पक्षी आसमान में उड़ रहा था, बेटे ने अपने पिताजी को कहा, पापा ये क्या है? पापा ने कहा ये कौवा है। इसका मतलब अब आसमान में उड़ने वाले हर पक्षी के बारे में उस बच्चे ने कंसेप्ट के आधार पर धारणा बना ली कि हर उड़ने वाली चीज कौवा होता है। अब उसे कबूतर को भी वो क्या कहकर बुलाने लगा? कौवा बुलाने लगा। अगर आपने उसे ये बात बता दी कि हर उड़ने वाली चीज को पक्षी कहते हैं, तो बच्चा पतंग को भी क्या समझेगा? पतंग जो आसमान में उड़ रही है, पक्षी ही समझेगा। तो यानी कि जब मेरे दिमाग में कोई कंसेप्ट अच्छे से डेवलप हो गया और मैं उसी कंसेप्ट के आधार पर जिसे देखकर वही धारणा बना रहा हूं, तो उसे क्या कहते हैं? स्कीमा। बताओ दोस्तों समझ में आया कि नहीं आया? उम्मीद है कि स्कीमा आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। इसके जितने भी क्वेश्चन आपके सैंपल पेपर में दिए गए हैं, लास्ट ईयर के क्वेश्चन दिए गए हैं, आप उन्हें करेंगे तो आपको बहुत इजीली समझ में आ जाएगा कि स्कीमा होता क्या है। पुराने ज्ञान के आधार पर
जो भी नई चीजों को देखकर धारणा बनाते हैं उसे हम क्या कहते हैं, स्कीमा। एक टॉपिक है दोस्तों मानसिक प्रक्रिया। जब बालक के सामने कोई समस्या आ जाती है तो वह उसके समाधान के लिए चिंतन करने लगता है, सोच विचार करने लगता है। जो सोच विचार करता है उस समस्या के समाधान के लिए उसे मानसिक प्रक्रिया कहते हैं। अब जैसे मुझे प्यास लगी दोस्तों और मेरे आसपास पानी की व्यवस्था नहीं है, तो मैं सोचूंगा कि मैं पानी कहां से लाऊं। तो मेरे दिमाग में जो आइडियाज आएंगे, पड़ोसी के घर से ले आ, पानी की बोतल खरीद ले, तो इसे मैं क्या नाम दूंगा दोस्तों, मानसिक प्रक्रिया। उम्मीद है आज की क्लास आपको बहुत अच्छी समझ में आई होगी। अगर आज का कंसेप्ट, आज की क्लास आपको अच्छे से समझ में आई तो दोस्तों इस चैनल को प्यार करना, इस चैनल को नौकरी अड्डा विधिमानसों को बढ़ाने में हमारी मदद करना, ताकि हम आगे भी दोस्तों आपके लिए इसी प्रकार मजेदार टॉपिक की वीडियो लेकर आते रहें। ठीक है दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।